प्यारे बच्चों, कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग सरल रेखा में गति अध्याय को कंप्लीट किए थे। उससे संबंधित आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स के कुछ उदाहरण भी आपको टॉपिक के साथ बताए गए थे। आप क्वेश्चंस को लगाइए और एक दिन आंकिक प्रश्न पूछने के लिए उस पर दिया जाएगा आपको समय, उसमें आप पूछ सकते हैं। आज जो हम अगला यूनिट अब शुरू करने जा रहे हैं वह है समतल में गति। अभी तक हम लोग सरल रेखा में गति पढ़ रहे थे। अब हम यहाँ से समतल में गति का अध्ययन करेंगे। समतल में गति का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले सदिश विश्लेषण पढ़ना होता है और उसके बाद समतल में गति का एक उदाहरण जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वह है प्रक्षेप्य गति। इससे पहले हमने सरल रेखा में गति पढ़ते समय भी चर्चा की थी कि हम यहाँ पर किसी भी राशि को धन और ऋण के रूप में ले लेते हैं क्योंकि हम केवल एक सीधी रेखा में गति कर रहे हैं। लेकिन जब हम समतल में गति करेंगे तो वहाँ पर हमें सदिश का प्रयोग करना पड़ता है, सदिश विश्लेषण का प्रयोग करना पड़ता है। तो सबसे पहले आइए हम सदिश विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। आप इसके पहले भी आपने सुना होगा भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। इन दोनों राशियों में क्या विभेद होता है, क्या अंतर होता है, किन राशि को अदिश कहा जाता है, किन भौतिक राशियों को सदिश कहा जाता है। यहाँ आपको स्क्रीन पर परिभाषा दिखाई दे रही है। पहले अदिश राशियाँ की परिभाषा लिखिए। वे भौतिक राशियाँ जिसे केवल परिमाण एवं मात्रक होता है तथा इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अर्थात यदि उन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की ही आवश्यकता हो, यानी कि परिमाण बता देने से ही उस भौतिक राशि का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जा रही है और उसमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसी राशियों को हम अदिश राशियाँ कहते हैं। ऐसी राशियाँ सामान्य तौर पर एक सामान्य गणित के नियमों से जोड़ी, घटाई, गुणाया, भाग की जाती हैं। कुछ अदिश राशियों के उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, जैसे चाल, घनत्व, आयतन, कार्य, शक्ति, विद्युत धारा, विभव आदि। कार्य जितना भी होता है उसकी कोई दिशा नहीं होती है, कार्य होता है, उसके परिमाण से ही उसकी पूरी जानकारी हमें मिलती है। इसी प्रकार चाल है, आयतन है, घनत्व है इत्यादि। दूसरी भौतिक राशि होती है सदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं मात्रक के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी कि उसमें दिशा न बताई जाए तो उसको पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई वस्तु विस्थापित हुई, विस्थापन एक राशि है, विस्थापित हुई यदि हम कहते हैं 5 मीटर विस्थापित हुई, तो 5 मीटर विस्थापित होने के बाद उसकी स्थिति क्या होगी यह हम तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हम यह नहीं बताएंगे कि वह 5 मीटर किस दिशा में विस्थापित हुई। जब हम बताएंगे इस दिशा में विस्थापित हुई तब उसकी स्थिति का ज्ञान होगा। यानी कि विस्थापन यदि बताया जा रहा है तो उसके परिमाण के साथ उसके दिशा का भी बताना आवश्यक हो जाता है, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि हो जाती है। और ऐसी राशियों को जोड़ने के लिए एक अलग प्रकार का गणित प्रयोग किया जाता है और उस गणित को ही हम सदिश विश्लेषण का नाम देते हैं। पहले हम सदिशों के बारे में उसको कैसे निरूपित करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद हम सदिश विश्लेषण में उसके गणितीय विश्लेषण को पढ़ेंगे, यानी कि उसका जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ देखिए सदिशों का निरूपण। सदिश राशि को एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें तीर की लंबाई उसके परिमाण को एवं नोक उसकी दिशा को व्यक्त करती है। यदि हम एक तीर बनाते हैं तो उस तीर की लंबाई जो है वो उसके परिमाण को बताती है। यानी कि यदि दो वेक्टर बने हों, उन दो वेक्टर में एक की लंबाई अधिक बनाई गई है, एक की कम बनाई गई है, इसका मतलब है जिसकी लंबाई अधिक बनाई गई है उसका परिमाण अधिक है और जिसकी लंबाई कम बनाई गई है उसका परिमाण कम है, और नोक उसकी दिशा को बताता है। संकेतक रूप में यदि कोई राशि ए है जिसका परिमाण ए है तो उसे हम ए के ऊपर एक
एरो छोटा सा बना देते हैं, इसको हम संकेतन के रूप में लिखते हैं। यह एरो यदि ऊपर बना हुआ है तो समझ लीजिए कि वह राशि एक सदिश राशि है। किताबों वगैरह में कई जगह एक अलग निरूपण का प्रयोग भी होता है कि जहाँ बोल्ड करके लिखा होता है वो राशियाँ एक सदिश राशि के रूप में व्यक्त की जाती हैं। यह किताबों में एक टाइपिंग का तरीका है। नीचे एक उदाहरण देखिए बना हुआ है, एक वेक्टर ए बना हुआ है तीर के निशान से, जहाँ एरो होता है उस एरो को हम उसका शीर्ष हेड कहते हैं, और जो पीछे पॉइंट होता है उसको हम उसका पुच्छ व प्रारंभिक बिंदु या टेल कहते हैं। यानी कि वेक्टर में एक टेल होता है और एक हेड होता है। हेड जहाँ एरो बना हुआ है वो हेड कहलाएगा, और पहले वाला जो बिंदु है प्रारंभिक बिंदु वह टेल कहलाएगा। स्थिति एवं विस्थापन सदिश भौतिक विज्ञान में प्रयोग होने वाले यह एक दो सदिश हैं जिनको हम स्थिति एवं विस्थापन सदिश कहते हैं, जिनका मैकेनिक्स में प्रयोग किया जाता है यांत्रिकी पढ़ते समय। किसी क्षण दिए गए बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। जैसे नीचे जो चित्र बनाया है उसमें एक बिंदु है P, और मान लीजिए कि एक हमारा रिफरेंस पॉइंट जो है सापेक्ष, जिसके हम सापेक्ष स्थिति को दिखा रहे हैं वो O है। तो O से एक वेक्टर हम बनाए हैं, O से एक तीर बनाया गया है P तक, और P पे एक एरो बनाया गया है। यह जो वेक्टर OP होगा, यह वेक्टर उस P बिंदु का स्थिति वेक्टर कहलाएगा। मान लेते हैं समय t1 एवं t2 पर कण की स्थिति P तथा Q को प्रदर्शित करने वाले सदिश OP, जिस सदिश वेक्टर को हम R1 से लिखते हैं, और OQ यानी कि Q बिंदु का जो सदिश होगा स्थिति सदिश वह R2 से लिखा जाएगा। अब यदि P से Q तक यदि वस्तु किसी समय t में P बिंदु से Q तक जाती है तो P से Q की तरफ जो वेक्टर बनाएंगे वह वेक्टर आपका विस्थापन वेक्टर हो जाएगा। उस वेक्टर को हम विस्थापन सदिश कहते हैं। देखिए यहाँ स्क्रीन पर लिखा है, किसी निश्चित समयांतराल में गतिमान कण के विस्थापन को प्रदर्शित करने वाला सदिश विस्थापन सदिश कहलाता है। जैसे t2 माइनस t1 समयांतराल में कण का विस्थापन सदिश PQ है, और इस PQ को हम R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए जब हम सदिशों का योग पढ़ेंगे तो वहाँ यह समझ में आएगा कि कैसे हमने PQ को R2 माइनस R1 लिख दिया है। वेक्टर से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहली परिभाषा समान वेक्टर। दो वेक्टरों को कब समान वेक्टर कहा जाता है? इक्वल वेक्टर कहा जाता है। ऐसे दो वेक्टरों को समान वेक्टर कहेंगे जिनके परिमाण एवं दिशा एक समान होती हैं। जैसे दो वेक्टर बने हैं A और B, दोनों का लंबाई एक बराबर बनाया गया है और दोनों का एरो का निशान एक ही दिशा में है। इस तरह से वेक्टर A बराबर वेक्टर B होगा और A और B को हम समान वेक्टर कहेंगे। विपरीत वेक्टर। विपरीत वेक्टर में परिमाण बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। जैसे यहाँ पर दो वेक्टर बने हैं C और D, दोनों की लंबाई एक समान है, अर्थात परिमाण एक जैसा है, लेकिन दिशा एक की दाहिनी तरफ दिखाई जा रही है, दूसरी की बाएं तरफ दिखाई जा रही है, यानी कि दिशा विपरीत है। तो इन दोनों वेक्टरों को हम विपरीत वेक्टर कहते हैं और लिखते हैं C इज इक्वल टू माइनस डी। माइनस डी लिखने का मतलब है C D का विपरीत वेक्टर है, या D इज इक्वल टू माइनस C लिखें तो D C का विपरीत वेक्टर है। इन दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो और उसकी कोई एक निश्चित दिशा हो, ऐसे वेक्टर को हम एकांक वेक्टर कहते हैं। ऐसे वेक्टर को निरूपित करने के लिए उस वेक्टर ए के ऊपर एक छोटा सा कैप बना दिया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सिंबल में, ए के ऊपर एक कैप बना दिया जाता है इस तरह से। मान लीजिए कोई वेक्टर है वेग। वेग एक सदिश राशि है। हम कहते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की दिशा में। यदि इस 5 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की दिशा को 5 से ही हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की दिशा में। तो एक जब इसका परिमाण हो गया तो वह उसका यूनिट वेक्टर हो गया, दिशा वही रहेगी उत्तर की दिशा में। इस वेक्टर को लिखने के लिए हम यूनिट वेक्टर ए कैप जो बनाए हैं उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन इसका परिमाण, यानी किसी भी वेक्टर को उसके परिमाण से भाग कर दिया जाए तो उसका परिमाण 1 हो जाएगा और दिशा उसकी जो निश्चित दिशा है वही दिशा रहेगी। इस तरह से हम किसी एकांक वेक्टर को निकाल सकते हैं। लंबकोणिक एकांक वेक्टर, हम इसके पहले भी पढ़े थे कि हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें हम अधिकतर किसी भी कण की स्थिति का अध्ययन करते हैं, और वह लंबकोणिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें 3 अक्ष होते हैं, x, y और z। इन x, y और z
के अनुदिश यानी कि x की दिशा में एक एकांक वेक्टर लिया जाए तो उसको i से निरूपित करते हैं, y की दिशा में एक एकांक वेक्टर लिया जाए तो उसको j से निरूपित करते हैं, और z की दिशा में एक एकांक वेक्टर लिया जाए तो उसको k से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि i, j और k यह एक एकांक वेक्टर होते हैं x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में। इसका यह लाभ होता है कि यदि हमें यह लिखना हो कि 5 मीटर प्रति सेकंड x दिशा में, तो हम वहाँ पर 5 लिखकर उसके साथ i लिख दें यदि, तो i लिखने का अर्थ हो जाता है i का परिमाण 1 होगा। जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुणे 1 5 ही आएगा, और i लिखने से पता चल जाएगा कि यह 5 मीटर प्रति सेकंड x दिशा में है। इसी तरह y दिशा में है तो उसके साथ j लिख दीजिए, z दिशा में है तो उसके साथ k लिख दीजिए। यह इसकी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, एक इम्पॉर्टेंस है, इसलिए हम इसको परिभाषित करते हैं अलग से i, j और k को। शून्य वेक्टर का भी एक प्रावधान होता है। जिस तरह से आप सेट वगैरह में पढ़ते हैं, एक सेट होता है जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, यदि उसमें कोई एलिमेंट ना हो तो कुछ नहीं है उसमें, लेकिन उसको एक नाम दिया जाता है नल सेट या जीरो सेट। इसी तरह वेक्टर में भी यदि वेक्टर का परिमाण शून्य है तो उस वेक्टर को हम शून्य वेक्टर का नाम देते हैं, क्योंकि वह परिमाण में शून्य भले ही है लेकिन एक सदिश राशि है, इसलिए हम उसको सीधे शून्य न कहकर एक शून्य वेक्टर कहते हैं। इसका प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती होने के कारण इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है, यानी कि इसका परिमाण शून्य होगा और इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होगी। यह कुछ परिभाषाएं थी जो हम सदिश के संबंध में हमें जाननी चाहिए। अब हम इसका जो विश्लेषण है उस विश्लेषण में सबसे पहले दो वेक्टरों के जोड़ने की त्रिभुज विधि पढ़ते हैं, यानी कि दो वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अदिश होते हैं वह सामान्य गणित से जोड़े घटाए जाते हैं, बट जो सदिश होते हैं वह सामान्य गणित से जोड़े या घटाए नहीं जाते हैं, उनके लिए एक अलग प्रकार का गणित होता है, उस गणित से हम इसको जोड़ते हैं। दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए जो त्रिभुज विधि है, अलग अलग तरह की विधि होती हैं, ये ज्यामिति विधियाँ हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड्स हैं। हमारे पास एक गणितीय विधि भी होती है जिससे हम बिना ड्रॉ किए, बिना ज्योमेट्री के, उसको खींचे हुए ही उसका मान निकाल सकते हैं, वह भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ज्यामिति विधि में त्रिभुज विधि होती है, समांतर चतुर्भुज विधि होती है और एक बहुभुज विधि होती है। त्रिभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए होती है, जबकि बहुभुज विधि कई सारे वेक्टरों को जोड़ने के लिए होती है, दो या दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर दो वेक्टर हम लेते हैं ए और बी, चित्र में ऊपर दिखाया गया है। ए एक वेक्टर है और एक वेक्टर बी है। इन ए और बी को त्रिभुज विधि से जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए हम सर्वप्रथम परिमाण एवं दिशा सहित वेक्टर ए को बनाते हैं। इसके बाद ए के शीर्ष से प्रारंभ करके परिमाण एवं दिशा सहित वेक्टर बी बना लेते हैं, यानी कि वेक्टर बी को हम ए के शीर्ष से शुरू करेंगे और उसी परिमाण और उसी दिशा को लेते हुए ए से शुरू करके हम उस वेक्टर को बना लेंगे। अंत में ए के प्रारंभिक बिंदु को बी के शीर्ष से मिला देते हैं, यही ए तथा बी का योग होता है। इसको हम परिणामी वेक्टर कहते हैं और वेक्टर आर से निरूपित करते हैं। देखिए यहाँ पर बनाया गया है वेक्टर ए, उसके बाद इसके शीर्ष से वेक्टर ए खींचा गया है, इसके बाद इसके शीर्ष से वेक्टर बी खींचा गया है, फिर ए के शीर्ष से वेक्टर बी के शीर्ष को मिला दिया गया है। यह वेक्टर जो बनता है, इस वेक्टर को हम वेक्टर आर कहते हैं। ए और बी का परिणामी वेक्टर होता है, यानी कि ए और बी का योग होता है एक तरीके से। बी में ए को ऐड करना है तो इस तरह से नीचे जो आपको फिगर दिया है, पहले बी बनाएंगे, फिर एक बी के शीर्ष से ए को खींचेंगे और तब आर बनाएंगे। यहाँ पर जो आर डैश लिखा है और ऊपर आर लिखा है, इन दोनों का मान बराबर आता है। हम ज्यामिति से इसको नाप कर देख सकते हैं, चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है, आर बराबर आर डैश है, यानी कि ए प्लस बी करिए चाहे बी प्लस ए करिए, दोनों बात एक ही होती है, और इसीलिए इसको हम क्रम विनिमय नियम का पालन कहते हैं, यानी कि यह क्यूमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए प्लस बी वेक्टर करिए चाहे बी प्लस ए करिए, दोनों एक ही समान आएगा, एक ही जैसा होगा, उसकी दिशा, उसका परिमाण एक समान होगा। अब यदि दो से अधिक वेक्टर हैं तो इसी त्रिभुज विधि को हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए बहुभुज विधि से हम इसको जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी सी वेक्टर हैं, इन सबको जोड़ना है तो पहले हम ए को बी में, फिर बी को सी से त्रिभुज विधि से जोड़ते चले जाएंगे और यह हमारे को एक बहुभुज प्राप्त हो जाएगा।
यानी कि वेक्टर ए, सबसे पहले आप वेक्टर ए बना लीजिए, फिर मान लीजिए वेक्टर बी बना लिए, या ए हो गया या बी हो गया, इन दोनों का परिणामी यह हो गया, इसको हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। फिर इसके ए प्लस बी जो वेक्टर है ये वाला, इसके सिर से हम यहाँ सी बना देते हैं, यह सी हो गया, फिर यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं तो यह ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह फिर आगे ऐड करते जाइए, इस तरह से एक बहुभुज बनता जाएगा। जो अंतिम वेक्टर हम लेंगे वह अंतिम वेक्टर जो होगा वह इनका क्या हो जाएगा, परिणामी वेक्टर हो जाएगा। यह विधि आपकी बहुभुज विधि कहलाती है। समांतर चतुर्भुज विधि में हम यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी जो लेते हैं वो एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। एक ही बिंदु शुरू करने का मतलब यह वेक्टर ए है और उसी बिंदु से वेक्टर बी को भी शुरू कर देते हैं। फिर इसके समांतर एक लाइन खींच लेते हैं और इस ए के समांतर एक लाइन खींच लेते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो जाता है। इस समांतर चतुर्भुज में इसकी जो दो संगत भुजाएं हैं एक ही बिंदु शुरू होने वाली, यह दोनों वेक्टरों को निरूपित करती हैं। तो इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वह इन दोनों वेक्टर के परिणामी को निरूपित करेगा। यह आपका समांतर चतुर्भुज नियम कहलाता है। इस समांतर चतुर्भुज नियम में हम इसका यह परिणामी प्राप्त कर लेते हैं और यहीं से हम इसकी गणितीय विधि को भी समझ सकते हैं। देखिए इस गणितीय विधि में यहाँ पर देखिए त्रिभुज भी बन रहा है और समांतर चतुर्भुज भी। यह ओ एस पी क्यू के बराबर है, तो यदि ओ पी क्यू को देखें तो यह त्रिभुज विधि के अनुसार है, और यदि हम इस समांतर चतुर्भुज से देखें तो ये गणितीय विधि जो होती है वह गणितीय विधि आप त्रिभुज विधि से चाहे समांतर चतुर्भुज विधि से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए और बी के बीच बनने वाला कोण थीटा है यह, और यह वेक्टर आर है। हमें इसका परिमाण निकालना है और दिशा निकालनी है। गणितीय विधि से मतलब बिना बनाए कैसे निकालेंगे, अब इसको प्रूव करेंगे इस चित्र से, फिर एक फार्मूला मिल जाएगा, उस फार्मूले से हम इसको डायरेक्ट इसका परिमाण व दिशा निकाल सकते हैं। परिमाण निकालने के लिए हमें इस ओ क्यू की लंबाई निकालनी होगी और दिशा निकालने के लिए ए से बनने वाला यह कोण अल्फ़ा निकालना होगा, जो अल्फ़ा लिखा हुआ है चित्र में। यानी कि हम दो चीज़ निकालनी है, एक ओ क्यू की लंबाई निकालनी है, दूसरा यह कोण अल्फ़ा निकालना है। इन दोनों का मान हम निकाल लेते हैं, फार्मूला बना लेते हैं, उस फार्मूले में रखेंगे सीधे तो हमें परिमाण एवं दिशा दोनों ज्ञात हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, परिमाण निकालने के लिए ओ क्यू की लंबाई और दिशा निकालने के लिए कोण अल्फ़ा, ये दो चीज़ें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए यदि ए और बी के बीच कोण थीटा है जो चतुर्भुज की भुजाओं ओपी तथा ओएस द्वारा प्रदर्शित है, तो इनका परिणामी विकर्ण ओ क्यू द्वारा निरूपित होगा। अब यहाँ पर देखिए ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय से हमें जो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है ओ ई क्यू, यह वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में इसका जो हाइपोटेन्यूज का वर्ग इसके परपेंडिकुलर और बेस के वर्ग के योग के बराबर होगा, क्यू ई प्लस ओ ई। इस ओ ई को हम ओ ए प्लस पी ई लिख लेंगे, और यहाँ पर यह कोण यदि ये थीटा है तो यह कोण भी थीटा होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दो समांतर भुजाएं हैं ये ओ एस और पी क्यू, और ये दोनों कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे, तो यह भी क्यू हो जाएगा। यहाँ से क्यू हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से निकाल सकते हैं कि जो पी ई होगा वह बी साइन बी कॉस थीटा होगा, और जो क्यू ई होगा वो बी साइन थीटा होगा। समझ रहे ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री से हम निकाल सकते हैं। यदि इसमें कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा बराबर आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस निकल आएगा बी कॉस थीटा और परपेंडिकुलर बी साइन थीटा। देखिए आपको यहाँ हल में दिखाया गया है ओ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 OP इंटू पी प्लस क्यू ई स्क्वायर। पहले हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ओ पी प्लस पी यहाँ लिखा है ओ ई को, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद वही मान हम यहाँ पर रख देते हैं, पी का मान पी क्यू कॉस थीटा और यहाँ पर बी का मान पी क्यू साइन थीटा। दोनों मान रखने पर हमें यह आपको आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्राप्त हो जाएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, इस कैलकुलेशंस को आप समझ के इसको
इसी तरह से हम इसका टेन अल्फ़ा का मान भी ज्ञात कर लेंगे। कैलकुलेशन को आप स्टेप वाइज देखिएगा, समझिएगा, सिंपल कैलकुलेशन है और उसको हल करते हुए चले जाइएगा। अब इसमें आप विशेष स्थितियाँ बताई गई हैं। विशेष स्थितियों में जब थीटा का मान 0 हो तो आर का मान a प्लस बी आएगा, यानी कि दोनों की दिशा एक समान है तो सीधे सीधे a प्लस बी हो जाएगा, और परिमाण जो आएगा उन दोनों की दिशा एक समान जो है उसी दिशा में उसका परिणामी भी आएगा। थीटा जब 90 होगा तो आर का मान √a² प्लस b² आ जाएगा, टेन अल्फ़ा का मान b/a हो जाएगा। इसी तरह थीटा बराबर 180 रखेंगे तो हमें यह रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से उसी फॉर्मूले में विभिन्न स्थितियों को हम रखते चले जाएंगे। आपको इस गणितीय विधि का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसको समझ लेना है। यदि कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप बाद में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।